हाय बच्चों। तो बच्चे हमने अभी तक इंटीग्रेशन तक कवर कर लिया है और मैथमेटिकल टूल्स का ये आखिरी पार्ट होगा। वेक्टर मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ। वेक्टर मैथ का ही टॉपिक है। ठीक है। लगता है सबको कि फिजिक्स का टॉपिक है क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए लगता है ये फिजिक्स का टॉपिक है, राइट। बट है एक्चुअली में मैथ का टॉपिक। सो इसको हमने मैथमेटिकल टूल्स में ही रखा है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक छोटा सा टर्म जो आपने कई बार सुना होगा उसको स्टार्ट करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं एक बार। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अक्सर आप डिस्टेंस सुन लेते हो, डिस्प्लेसमेंट सुन लेते हो, वेलोसिटी सुन लेते हो, टाइम, मास, फोर्स, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप सुनते हो। इन सबको कलेक्टिवली आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो। तो हमने जितने नाम लिए वो सारे तो फिजिकल क्वांटिटी थे। बट क्या जितने भी नाम है सबके सबको फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी एक सर्टेन कैटेगरी होगा, उसी को हम बोलेंगे। तो आखिरकार फिजिकल क्वांटिटी है क्या, थोड़ा उसको समझते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। और चूंकि फिजिक्स में हम अ, जो नेचुरल फिजिकल फिनोमेना है उसी के पीछे के साइंस को देखते हैं, तो यहाँ पे हम उन्हीं में से एक नेचुरल फिजिकल फिनोमेना को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से कि मान लो हमने एक बॉल लिया और इस बॉल को हमने थ्रो कर दिया एक जगह। थ्रो करोगे तो क्या हो? प्रोजेक्टाइल होगा, है ना। कुछ इस तरीके से ये कर्व पाथ पे चलेगा और कुछ दूरी पे जाकर के वापस ये ग्राउंड पे गिर जाएगा। ऐसा कुछ होगा, है ना। ये ग्राउंड पे जाकर के गिर जाएगा जी। तो लेट्स से कि हमने मान लिया कि जहां से ये बॉल चला था उस पॉइंट का नाम था पॉइंट ए, और जहां पे ये फाइनली पहुंचा उस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। अब सबसे पहला तो ये है कि इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा जो प्रोसेस हुआ बॉल का ए से बी तक जाना, इस प्रोसेस को एक्चुअली में देखो तो डिफाइन करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज चाहिए। डिफाइन करने का मतलब क्या? जैसे मान लो कोई आपको बोला कि बॉल ए से बी तक गया तो कितना टाइम लगा। ठीक है। जिस बॉल को आपने फेंका उसका मास कितना है। तो मैं उन सारे टर्म को यहाँ पे एक बार जंबल कर लेता हूँ। लेट्स से मास की बात कर लेता हूँ, मास ऑफ द बॉल, है ना। मान लो दूसरा हो गया आपका टाइम कितना लगा ए से बी तक जाने में। तीसरा ये हो सकता है कि भैया ए से बी तक जाने में एक्चुअली बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। चौथा मान लो कि जब बॉल ए से बी तक जा रहा है तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। पांचवा मान लो कि बॉल जब ए से बी तक जा रहा था तो क्या इसका कुछ एक्सेलरेशन भी था। क्या जब ए से बी तक जा रहा था तो क्या इसके ऊपर कुछ फोर्स भी लग रहा था, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वांटिटी जो होंगे जिनको मैं यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ, राइट। मान लो कि हमने कहा कि इसका मोमेंटम क्या होगा किसी भी टाइम पे, इसका वेलोसिटी क्या होगा किसी भी टाइम पे, राइट। मतलब कि जब मैं इस प्रोसेस को डिफाइन कर रहा हूं, जब ये बॉल ए से बी तक जा रहा है तो उस प्रोसेस में एक्चुअली में इस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए मुझे बहुत सारे मेजरेबल क्वांटिटीज चाहिए। मैंने यहाँ पे जो बात बोला ध्यान से समझिएगा। हमें क्या चाहिए? मेजरेबल क्वांटिटीज चाहिए। क्या चाहिए? मेजरेबल क्वांटिटी चाहिए। मतलब कि जब बॉल ए से बी तक जा रहा होगा तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें, या उस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज चाहिए। एंड ऑल दोज मेजरेबल क्वांटिटीज आर बेसिकली नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। समझ आ रही बातें? तो अगर मैं आसान भाषा में बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली all the measurable quantities, all the measurable quantities which can be used to define a natural physical phenomenon. नेचुरल हटा दो, सिंपली फिजिकल फिनोमेना बोल दो, क्योंकि बहुत सारे फिनोमेना है जो हम भी कर सकते हैं तो उसको भी मेजर कर सकते हैं। टू डिफाइन अ फिजिकल फिनोमेना।
है ना। मैंने क्या कहा कि वो सारे क्वांटिटीज, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज, यहाँ पे आपको अंडरलाइन क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि मैं बात कर रहा हूं मेजरेबल क्वांटिटीज की। किसके बारे में बोला, मैंने बोला मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में बोला बच्चा, ठीक है। ये सारे मेजरेबल क्वांटिटीज क्या कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, राइट। अब मैं एक बार वापस लिस्ट बना लेता हूं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे जी, एग्जाम्पल अभी अभी हमने लिखा था, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी, पावर, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे होंगे, कितना बड़ा लिस्ट बनाओगे आप, बहुत सारे लिस्ट होंगे, बहुत बड़ा, बहुत बहुत सारा क्वांटिटीज होगा। इन सारे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब अगला सवाल हमारे मन में आता है कि हमारे पास जितने भी क्वांटिटीज हैं, लाइक डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर इन्हीं दोनों को कंसिडर करते हैं, अब मैं इन दोनों को ही कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों आपके लिए पहले से ही नोन है। आपने 9th में पढ़ा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इवन इससे पहले भी आपने सुना होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहीं पे दो ही क्वांटिटीज को अगर मान लो कंसिडर करता हूँ, ऐसे तो सारे क्वांटिटीज को हम कंसिडर कर ही सकते हैं और सारे क्वांटिटी को मतलब कैटेगराइज करेंगे ही, बट यहाँ पे मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करा है, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों सेम कैटेगरी का क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपसे अगर कोई पूछा, ठीक है, आपसे अगर कोई पूछा कि बॉल को जब आपने फेंका तो बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या कहते हो, एक्चुअली में आप बताते हो कि ये जो पाथ लेंथ है, जिस पाथ पे बॉल चल रहा है, इस पाथ का लेंथ एक्चुअली में क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है ना। बट अगर आपसे कोई बोलेगा कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो आप कहते हो जी कि जो शॉर्टेस्ट गैप है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, जो शॉर्टेस्ट गैप है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बोलो हाँ या नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों दो अलग अलग चीज है। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल को समझना कि मान लो कि आप अर्ली मॉर्निंग मान लो टहलने के लिए गए, आप एक पार्क में टहल रहे हो, ऐसा कुछ पार्क है, और मैं इसके अंदर एक ट्रैक भी बना लेता हूं, जिस ट्रैक पे आप चलोगे, ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये एक पार्क है, ठीक है। और इस ट्रैक पे, इस पार्क में ट्रैक है, उस ट्रैक पे आप चल रहे हो। मान लेता हूं कि इस ट्रैक का जो टोटल लेंथ है, मान लो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक मैं मान लेता हूं कि 500 मीटर है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आप इस ट्रैक पे मान लो कुछ 5 चक्कर लगाए, इस तरीके से आपने इस ट्रैक के ऊपर 5 चक्कर लगाए, आप यहां से चले थे और वापस यहीं पे आ गए। तो आफ्टर 5 कंप्लीट राउंड, आफ्टर आफ्टर 5 कंप्लीट राउंड, आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 5 × 500 मीटर, यानी कि 2500 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये तो 0 हो गया, राइट। बट डिस्टेंस के बारे में आप यहां पे ध्यान से समझना कि जब डिस्टेंस के बारे में आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपने सिंपली क्या बोला, 2500 मीटर। और जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन दिया, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। मतलब डिस्टेंस के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन किसी को भी दे रहे हो, या
डिस्टेंस के जैसा कोई और क्वांटिटी है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मैग्नीट्यूड बता रहे हो। ठीक है, ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड सिंपली होता है एक नंबर विथ यूनिट, एक नंबर विथ यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग विथ यूनिट, राइट? तो आपने जैसे ही बोला कि 2500 है, 2500 इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस विच यू हैव कवर्ड ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक, राइट? बट एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपसे समझाने की कोशिश करता हूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मान लेता हूं कि ये वो पॉइंट है जहां पे आपका घर है। ठीक है, यहाँ पे आपका घर है। अब कोई ये मत सोच लेना कि सर हमारा घर है, महल है, झोपड़ी थोड़ी है। अरे बस एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब आप अभी ओरिजिन पे हैं, ओरिजिन से आपको जाना है, ओरिजिन से आपको अपना घर जाना है। तो आपने क्या करा कि आप इसको अलग अलग रास्ते से जा सकते हो। एक रास्ता ऐसा हो सकता है जी, एक रास्ता ऐसा हो सकता है, एक रास्ता ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हजारों रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट रास्ते पॉसिबल है वहां से वहां तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से आपके घर तक पहुंचने के लिए। बट मैं अगर बोलूं कि आपके घर तक पहुंचने के लिए एक्चुअली में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, चलो इसको और भी कह देता हूं कि मान लो ये पर्सन ए का घर है, ये पर्सन ए का घर है, और एक और पर्सन है, पर्सन बी। ठीक है, उसका ये घर है जी। ठीक है, ये है पर्सन बी का घर, राइट? अब मैंने कहा कि ओरिजिन से दोनों का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है। मतलब अगर मैं ए के घर जाना चाहता हूं और बी के घर जाना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, लेकिन क्या डायरेक्शन, अगर मैं बोलूं कि मुझे ए का घर जाना है, मुझे ए का घर जाना है, ठीक है, तो जब मुझे ए का घर जाना है तो आप मुझे बताओगे क्या, लेट्स से कि ये 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है। तो अगर मुझे ए का घर जाना है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ए का घर जाना है, एंगल भी बता देता हूं, लेट्स से 45 और ये भी 45। डायरेक्शन भी बता देता हूं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। अब अगर आपको ए का घर जाना है तो आप बोलोगे 100 मीटर आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर ही होगा, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट में होगा। बट अगर आपको बी का घर जाना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर साउथ ईस्ट में होना चाहिए, राइट? मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एक यहाँ पे एडिशनल चीज आ जाता है जिसका हमने नाम क्या दिया, सेंस ऑफ डायरेक्शन बोला। क्या बोला? सेंस ऑफ डायरेक्शन बोला। यानी कि ए और बी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जैसे क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें मैग्नीट्यूड अकेला सफिशिएंट नहीं होगा, हमें उसके साथ साथ एक और एडिशनल चीज बताना पड़ेगा, एंड दैट इज डायरेक्शन। दैट इज डायरेक्शन। इसका मतलब एक कैटेगरी तो हो गया क्या, डिस्टेंस वाला, कि डिस्टेंस हो या डिस्टेंस के जैसा और भी कोई क्वांटिटी, उन सारे क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट? दूसरा एक डिस्प्लेसमेंट के जैसा कैटेगरी है कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पास करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। समझ आ रही बात है? क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी हो गया, राइट? ठीक है, मतलब एक वो कैटेगरी कि जिसके लिए सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड, और एक दूसरा वो कैटेगरी जिसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है।
समझ आ रही बात है? तो ये दो कैटेगरी का फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आया, राइट। हो सकता है कई जगह बच्चों को आजकल के मार्केट में अलग अलग तरह के क्वांटिटीज के नाम लिए जाते हैं, तो आप उसको सुन के घबराना नहीं। एक और क्वांटिटी आपके सामने कभी कभी सुनाई देगा, उसको बोलते हैं टेंसर, लेकिन टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, उसको सुन करके घबराना मत, ठीक है। कई बार आपको डराने के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है, अपना भौकाल बनाने के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, बट आप उसको देख करके बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही कैटेगरी का है। एक तो हो गया जिसके लिए मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक कैटेगरी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड, एंड दिस क्वांटिटी और दिस कैटेगरी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब वो कैटेगरी, वो क्वांटिटीज जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ऑल दोज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर। बट दूसरा कैटेगरी आता है कि वो सारे क्वांटिटीज जिसके लिए मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ वो एक एडिशनल चीज होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको भी फॉलो करे, तब जाकर के वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। मैं अभी सब लिखवा दूंगा, परेशान मत होना। पहले बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्केलर वो क्वांटिटीज कहलाते हैं जो या जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, एंड वेक्टर वो क्वांटिटीज कहलाते हैं जिसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। समझ आ रही बात है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइंड है, उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन भी डिफाइंड है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, तब भी वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। कई बार बच्चे जल्दबाजी में कह देते हैं कि मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूँ बात, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे बोल रहा हूँ, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्या ये वेक्टर ही होगा? जरूरी नहीं है, वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए एक तीसरा कंडीशन है जिसको फुलफिल करना जरूरी है, दैट कंडीशन इज इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ आ रही बात है? ठीक है, तो हमने आपको दो कैटेगरी बताया, एक कैटेगरी बताया स्केलर का, क्या बताया? स्केलर का, और दूसरा बताया वेक्टर का, है ना। स्केलर किसको बोलते हैं और वेक्टर किसको बोलते हैं, मैं एक बार यहां पे बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। स्केलर वो सारे क्वांटिटी हैं जिसके पास विच ओनली पोजेस मैग्नीट्यूड, जिसके लिए मैग्नीट्यूड इंपोर्टेंट है ना, क्या इंपोर्टेंट होता है? मैग्नीट्यूड इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा, ये सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है ये? सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, इट फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। समझ आ रही बात है? यहां पे लिख देता हूं, इट फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। इट फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। क्लियर है? एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर, एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वांटिटीज हो सकते हैं जिसको हम बता सकते हैं यहाँ पे, है ना। समझ आ रही बात है? तो हमें ध्यान रखना है ये दो चीजें, कि स्केलर वो क्वांटिटीज होते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है और वो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। मैं यहाँ पे एक और नाम लिख रहा हूँ, उसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने इसको अलग कलर से क्यों लिखा है ये भी मैं भी आपको बताऊंगा, या मैं इस पे स्टार लगा दूंगा, अभी कलर यही लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। इसको मैं अभी अलग से समझाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। अब मैं इसको अलग से क्यों समझाने की बात बोला मैंने, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो
डिफाइंड होता है, लेकिन ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, एंड दैट्स व्हाई ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नाउ वेक्टर की तरफ आ जाओ जी, कि वेक्टर किसको बोलेंगे? वेक्टर वो सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं बच्चा जिसके लिए मैग्नीट्यूड भी डिफाइंड होता है, जिसके लिए सेंस ऑफ डायरेक्शन भी डिफाइंड होता है, जिसका एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है। तीसरा, इट मस्ट फॉलो क्या? इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, इट मस्ट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मैं फिर से कह रहा हूं कि वेक्टर वही क्वांटिटीज होंगे जो इन तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली फुलफिल कर रहा हो। इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन यहां से एब्सेंट हो गया तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्केलर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। राइट, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज होंगे जो वेक्टर के कैटेगरी में आएगा। समझ आ रही बात है? ठीक है, तो हमें ध्यान देना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो तीसरा कंडीशन है इसको ध्यान से देखना कि अगर गलती से अगर ये तीसरा कंडीशन एब्सेंट हो गया तो वो वेक्टर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट, कि इलेक्ट्रिक करंट को आखिर हमने स्केलर की कैटेगरी में क्यों रखा, ऑल्दो इट हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन। हम इसको समझते हैं। मान लो बच्चा, मैं एक ट्राई जंक्शन ले रहा हूं। ट्राई जंक्शन का मतलब जहां पे तीन चीज आके मिल रही हो, तीन रोड मिल रहा हो, तीन वायर आके मिल रहा हो, तीन पाइप्स आके मिल रहे हो। तो मैंने इलेक्ट्रिक वायरिंग के तीन वायर को एक जगह ला करके मैच करवा था। सो दिस इज ट्राई जंक्शन। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मान लो हमने कहा कि वायर 1 में, बेटा वायर 1 में इस तरफ I1 करंट आ रहा है, नीचे की तरफ और 10 एम्पियर है। वायर 2 में ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो I2 यहाँ से 5 एम्पियर है। तो अब आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। मतलब ये हुआ कि इधर से 10 आया, इधर से 5 आया, तो दोनों मिलकर के इधर चला जाएगा और कितना हो जाएगा? I3 हो जाएगा I1 प्लस I2, और कितना हो जाएगा ये? 15 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 15 एम्पियर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जब I1 और I2 दोनों अगर जंक्शन को, ट्राई जंक्शन को अगर अप्रोच कर रहा है तो I3 में 15 एम्पियर है। बट इसी के उलट अगर मैं कहानी थोड़ा सा बदल दूं, किसी एक वायर में भी अगर मैं बदल दूं कहानी, तो देखो क्या हो जाएगा। देखना अभी यही कहानी क्या हो जाएगा, मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं डायग्राम को, ताकि आपको समझने में हेल्पफुल हो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैंने जो I2 है उसके डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूं। I2 के डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूं, और मैं कह रहा हूं जी इधर 5 एम्पियर है। समझ आ रही बात है? I2 के डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि अब I3 कितना होगा। अब आप खुद समझो ना, कि इधर से 10 यहाँ पे आया था, 10 में से 5 तो इधर चला गया, तो जो बचा होगा वही तो इधर जाएगा। यानी कि I3 यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे I3 हो जाएगा आपका 10 माइनस 5, मतलब I1 माइनस I2, यानी कि 5 एम्पियर हो गया। अब अगर ध्यान से देखो
कि करंट का डायरेक्शन अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तब फिर क्या फर्क पड़ता था कि इसमें 5 एम्पियर किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसके ऊपर या नीचे होने से I3 पे असर पड़ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर इसमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड बदल दूं तब तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही साथ इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी इन पूरे प्रोसेस में, इन दोनों एग्जाम्पल में, क्या कहीं भी हमने कोई स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन इस्तेमाल किया क्या? नहीं, हमने यहाँ पे एक सिंपल टाइप के एडिशन का इस्तेमाल किया, एंड दिस एडिशन इज कॉल्ड सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। दिस इज नॉट द वेक्टर एडिशन, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है। कई बार आपके सामने ये सवाल पूछा जाता है, स्पेशली नीट के लिए तो हमेशा ये फेवरेट सा सवाल रहता है, राइट। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि आखिर स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। यहाँ पे स्केलर की कहानी खत्म हो जाती है। स्केलर के बारे में इतना जान लेना काफी है कि स्केलर वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है और वो सिंपल अलजेब्रिक समेशन को फॉलो करता है। क्लियर है बातें? ठीक है। अब अगर मैं वेक्टर के बारे में बात करूं तो वेक्टर वो क्वांटिटीज है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है, इसका मतलब वो वेक्टर तो नहीं है, फिर वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? स्केलर के कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी यहां से हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वेक्टर के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पे किसके बारे में बात किया? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक why electric current is a scalar quantity, is a scalar quantity। क्यों है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही, सेंस ऑफ डायरेक्शन भी है, सेंस ऑफ डायरेक्शन भी है, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना? सो इस वजह से क्या है, ये स्केलर है। इट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक मतलब स्केलर और वेक्टर का क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया, राइट। अब हम स्पेसिफिकली वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर का एडिशन क्या होगा, ये सारी चीजें देखेंगे, वो हम देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं।